ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स मैक्रो की कंप्लीट स्टडी लेके आया हूं। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे वीके पब्लिकेशन की बुक से और एंड करेंगे 12th चैप्टर तक। 1 से 12 12 चैप्टर हैं, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 जंप नहीं करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहला वाला वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने पहले चैप्टर को इंट्रोडक्शन दिया था, यानी कि मैक्रो क्या होता है, माइक्रो मैक्रो डिफर कैसे है, जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, देन पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, इन सभी चीजों को मैंने समझाया था। आज हम उसी के आगे बात करेंगे, जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगला टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है, जो कि है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अगर आप इसको YouTube पे सर्च भी करोगे तो मेरी वीडियो आपको ट्रेंडिंग पे यानी कि 1 नंबर पे दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को कोई समझाता नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, इसी के लिए मैंने बुक उठाया है। नोट्स में क्या होता है ना, टीचर जब नोट्स से पढ़ाते हैं तो वो चीजें रखते हैं जो उनको ठीक लगता है। मैं यहां पे कोई मेरे को ठीक लगने वाली, किसी और को ठीक लगने वाली चीजें नहीं है। ये सीबीएसई के द्वारा कैरिकुलम जो बनाया गया है उसके बेसिस पे बुक्स बनाई जाती हैं और इसी को मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। जब मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आपको रिवीजन करने में या रीड करने में भी बहुत आसानी होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी लिख दीजिए, मैं आपको ये बुक मेल कर दूंगा, तो आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है? माइक्रो देखो समझो, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स मतलब ही होता है जो एक चीज के लिए हेल्पफुल है दूसरी ही चीज के लिए हेल बन जाता है। ठीक है, जैसे कोई ऐसी चीज जो माइक्रो के लिए ठीक है तो मैक्रो लेवल पे गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, भंवर। ऐसी चीजें जहां पे चीजें एक के लिए बेनिफिशियल और दूसरे के लिए खराब, हेल और डेंजरस बन जाती है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी चीज है सर जो माइक्रो लेवल पे तो सही है, मैक्रो लेवल पे इतनी खराब बन जाती है कि पूरी इकोनॉमी बंद हो जाए? ऐसा तो नहीं कुछ होता होगा, आइए देखते हैं। चलो, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या कैसे है। देखिए, आप खुद एक बार ही सोचो, ठीक है, क्या ऐसी चीज है जो माइक्रो पे, यानी आप कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वाह मजा आ रहा है करने में, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी करने लगेगी तो तकलीफ हो जाएगी और इकोनॉमी बंद हो जाएगा। ऐसा क्या चीज होता है, समझते हैं। जैसे आपके घर में बुजुर्ग होंगे, मम्मी पापा होंगे, उन्होंने बोला होगा बेटा जिंदगी में अगर आपने बचाना नहीं सीखा, अगर पैसे को बचाया नहीं तो जिंदगी भर एड़िया रगड़ते रहोगे लेकिन कभी भी जरूरतें पूरी नहीं होगी। सुना होगा ना कि बेटा पैसा बचाना सीखो, तुम्हारे जैसा बच्चा मिल गया है हमें जो पैसा लुटा देता है, तुम्हारा हाथ खुला हुआ है। ठीक है, तो उनको आज के बाद जवाब देना। अब समझना, ये चीज सबने सुना होगा, पैसा बचाना। अब आपने पैसा बचाया, ठीक है, आप है, आम आदमी पार्टी नहीं है। ठीक है, आपने अगर पैसा बचाया तो आपको वो क्या करेगा, जैसे मनी लिख देता हूं। ठीक है, आपने पैसा बचाया तो वो आपको जब फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी तो आपको हेल्प देगा। तो पैसा बचाना तो सर अच्छी चीज है ना, कि आज मैं बचा रहा हूं, कल को अगर मान लेते हैं कोई जरूरत आ गई तो हेल्प होगा ना मुझे। अब समझना, आपने किया, माइक्रो लेवल पे किया, इंडिविजुअल ने किया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर पूरी कंट्री पैसे बचाने लग जाएगी तो क्या होगा? अब समझना यहां पे ध्यान से। अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर पूरी कंट्री पैसे बचाने लगेगी यानी सेविंग इंक्रीज कर देगी, पूरी कंट्री ने पैसा बचाने लगा। सेविंग इंक्रीज करने का मतलब क्या है? पैसा बचाने का मतलब क्या है? कम खर्च करना। ठीक है, यानी सर सेविंग ज्यादा होगा तो लेस डिमांड होगा, यही होगा ना सर। पैसा ज्यादा बचाना यानी कम खर्च करना, सिंपल सी बात है। लेस डिमांड होगा सर, ठीक है चलो मान लिया, लेस डिमांड होगा तो ऑब्वियस ही बात है लेस प्रोडक्शन होगा। लेस प्रोडक्शन होगा, जब मार्केट में सामान बिकेगा नहीं तो लोग बनाएंगे नहीं। ठीक है, बनाएंगे नहीं। अब जब प्रोडक्शन नहीं होगा, बनेगा नहीं, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इन्वेस्टर क्यों पैसा डाले? बोलेगा यार जब सामान ही नहीं बिकता है तो मैं क्यों पैसे डालूं ऐसी चीज में जो सामान ही नहीं बिकता है। ठीक है, तो क्या होगा? लेस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेस इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब लेस इन्वेस्टमेंट हो गया, अब देखो सेविंग बढ़ाया जिसकी वजह से कम डिमांड हुआ, कम डिमांड की वजह से कम प्रोडक्शन हुआ, कम प्रोडक्शन की वजह से कम इन्वेस्टमेंट हुआ, कम इन्वेस्टमेंट की वजह से अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, जो जॉब से निकाला जाएगा ना लोगों को।
इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो हम सैलरी देंगे कैसे? नहीं दे पाएंगे आगे सैलरी। तो हम बोलेंगे एक काम करो, 50 लोग काम करते थे ना, 25 घर जाओ, 25 ही काम करो। क्यों? पूछेगा क्यों ऐसा सर, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बेटा डिमांड नहीं आई इस बारी, तो बनाना नहीं है ज़्यादा सामान, और ज़्यादा सामान नहीं बनाना है, मैं तुम सबको रख लूंगा तो सैलरी कहाँ से दूंगा? इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं आई है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, देखा, बेरोजगारी हो गया, और बेरोजगारी क्रिएट हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, क्या हुई? पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। तो आप देख रहे हो क्या हुआ, आपने सेव किया तो आपको बेनिफिट मिला, लेकिन पूरी इकोनॉमी ने सेव करना शुरू कर दिया, मतलब क्या हो गया? पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत अच्छा था, लेकिन इकोनॉमी लेवल पे, एज अ होल लेवल पे ये हेल बन गया। एक के लिए बेनिफिशियल था, एक के लिए डेंजरस था। तो इसी को बोलते हैं हम पैराडॉक्स। अब इसी को वर्ड्स में पढ़ते हैं, आ जाइए। ठीक है, रब कर देता हूं, थोड़ा क्लीन कर देता हूं। ठीक है, आपको अगर ये सब चीजें लिखनी होंगी या नोट्स ऐसे थोड़े बहुत बनाने होंगे तो आप वीडियो को फिर से प्ले कर लेना, आपको मिल जाएगी चीजें। ठीक है, देखो, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर, अगर कोई इंडिविजुअल ज्यादा पैसा बचाता है तो ही ऐड टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है फ्यूचर नीड। अगर मैं आज ज्यादा पैसे बचाऊंगा तो अपने फ्यूचर की नीड्स को ज्यादा मीट कर पाऊंगा। सही बात है, सभी बुजुर्ग यही समझाते हैं। अब बुजुर्ग को समझाना, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको समझाना कि सर पापा बताओ या दादा बताओ, अगर सभी लोग पैसा बचाएंगे, इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव मोर, सभी लोग ज्यादा पैसा बचाएंगे यानी कम खर्च करेंगे, स्पेंड लेस, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस में डिक्लाइन, गुड्स एंड सर्विस का डिमांड गिर जाएगा। ठीक है, अगर सभी लोग पैसा बचाने लगेंगे तो गुड्स एंड सर्विस का डिमांड गिर जाएगा। कंसिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन, इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएगा। जब डिमांड नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी गिरेगा। ठीक है, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल, प्रोडक्शन भी गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? रोजगार, रोजगार कम होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी ड्राइव टुवर्ड द पॉवर्टी रेदर देन प्रोस्पेरिटी। यहां पे प्रोस्पेरिटी पे जा रही थी, प्रोस्पेरिटी की तरफ, यहां प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रही थी, यहां पे पॉवर्टी की तरफ जा रही है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मींस इट इज लॉजिकल एट वन टर्म, मे नॉट बी लॉजिकल एट द नेक्स्ट टर्म। यानी कि इफ इट इज पॉसिबल एट द माइक्रो लेवल, इट मे नॉट बी फिजिबल और पॉसिबल एट द मैक्रो लेवल। ठीक है, कैसे समझा दिया। चलो, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, अच्छे से समझो। ठीक है, इस सेविंग वर्च्यू एंड वाइस, क्या ये आशीर्वाद है या श्राप है? तो आप बताओ। सेविंग अगर एक इंडिविजुअल करेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस सेविंग वर्च्यू और वाइस। ठीक है, अगर सेविंग कोई इंडिविजुअल करेगा तो ये वर्च्यू है, बट अगर सभी लोग करना शुरू कर देंगे तो ये वाइस है, यानी श्राप है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए श्राप है। ठीक है, श्राप दे देना, जाओ तुम्हारी इकोनॉमी पैसा बचाने लग जाए। ठीक है, चलो अगला चलते हैं, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी का क्या स्कोप है और क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस तो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि उसका स्कोप क्या है, क्या उसकी रीच है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो पहला इंपॉर्टेंस तो यह है, मैक्रो इकोनॉमी हमें नेशनल इनकम निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिलेटेड, बिना मैक्रो के नेशनल इनकम निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। मैं बोलूंगा एक आदमी का, चलो मैं बोलता हूं, एक फर्म की इनकम ले लो, जैसे रिलायंस ने 10 करोड़ का बिजनेस किया, क्या ये नेशनल इनकम हो जाएगा? नहीं सर, मुझे दुनिया के सारे फर्म की इनकम चाहिए होगी, सारे लोगों की इनकम चाहिए होगी, तभी तो इनकम नेशनल इनकम कहलाता है ये। तो ये कभी भी बिना मैक्रो के पॉसिबल ही नहीं है। माइक्रो तो किसी इंडिविजुअल फर्म की बात करता है ना, मैक्रो सभी फर्म्स की इनकम की बात करता है, तो मैक्रो में ही नेशनल इनकम निकलता है। और एक और अच्छी बात, 11th में तो पढ़ा नहीं था नेशनल इनकम, तो माइक्रो का होगा नहीं, मैक्रो का ही होगा। ठीक है, तभी तो मैक्रो में पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, अगला है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट समझना, एम्प्लॉयमेंट कभी भी, मैं बोलता हूं कि आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग रोजगार है, 10 लोग के पास जॉब है, तो आप कह सकते हो क्या देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है? नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी थ्योरी है जो कि कभी इंडिविजुअल पे हो ही नहीं सकती है। एम्प्लॉयमेंट हमेशा पूरे देश के लोगों के ऊपर होती है।
जैसे मैं बोलूंगा राम की जॉब लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश एम्प्लॉयड हो गया, नहीं। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वही होता है जब पूरे देश में कितने प्रतिशत लोग रोजगार में हैं, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ही होता है कि सभी देश के सभी युवा जो काम कर सकते हैं उन सबको काउंट किया जाए, ठीक है, उन सबको काउंट किया जाएगा तो बनेगा थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी के थ्योरी को पढ़ता है, और ये कभी भी इंडिविजुअल पे हो ही नहीं सकता है। इसमें जब तक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होंगे तब तक थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा ही नहीं जाएगा। राम की जॉब लगने से थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बन जाता है। देश में कितने प्रतिशत की जॉब लगी है, कितने प्रतिशत लोगों की जॉब लगी है, उससे बनता है थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है थ्योरी ऑफ मनी। आपके जेब में कितने पैसे हैं इससे इकोनॉमी का मनी डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। देश में कितना पैसा है तो ये कभी भी देखो ना किसी भी इंडिविजुअल पे निकल ही नहीं सकता है। ये वैसी थ्योरी है जिसको निकालने के लिए मुझे पूरे देश का डेटा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना पूरे देश के डेटा को लिए मैं निकाल ही नहीं सकता हूं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ मनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। थ्योरी ऑफ, अगर मैक्रो इकोनॉमी नहीं होता तो ना ही हम नेशनल इनकम निकाल पाते, ना थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ पाते, ना थ्योरी ऑफ मनी पढ़ पाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल, जैसे आईपीएल होता है वैसे जनरल प्राइस लेवल जीपीएल होता है। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब मंदी, इनके बीच में एक प्राइस लेवल मेंटेन करके रखता है। वो स्टडी कहाँ पढ़ा जाता है, वो स्टडी पढ़ा जाता है मैक्रो में, ठीक है। माइक्रो में तो बोलेगा रिलायंस की मुझे और ऊपर भेज दो, और ऊपर भेज दो, और महंगाई ऊपर कर दो, और कोई ऐसी फॉर्म होगी सस्ती वो बोलेगी रिसेशन कर दो, रिसेशन कर दो, रिसेशन कर दो। बट मैक्रो बोलता है नहीं, पूरी इकोनॉमी को समझो और बीच में कहीं प्राइस डिसाइड करो, इसी को बोलते हैं जीपीएल। ये एक डिफरेंस बना के रखता है, मतलब एक गैप बना के रखता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बजट। अच्छा, गवर्नमेंट बजट आपके लिए बनता है क्या? नहीं, किसी इंडिविजुअल कंपनी के लिए बनता है कि ठीक है चलो इस बारी आरबीआई के लिए बजट बनाते हैं, नहीं, या फिर रेलवे के लिए बना देते हैं, नहीं। बजट हमेशा पूरे एज अ होल बनता है कि पूरे कंट्री में क्या होना है, ठीक है। तो इकोनॉमी एज अ होल लेके बनाया जाता है, इसी के लिए बजट, गवर्नमेंट बजट, ये भी कहाँ पढ़ा जाता है? मैक्रो में। धीरे धीरे ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, नेशनल इनकम भी पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, जीपीएल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, गवर्नमेंट बजट, ये सब इनके चैप्टर्स हैं। ये सारी स्टडी है मैक्रो इकोनॉमी की, और यही इसका सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस है और रोल है। सॉरी, इंपॉर्टेंस तो नहीं है, ये सारे क्या है? स्कोप है, ठीक है। क्या है? स्कोप है। इंपॉर्टेंस इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ये होता क्या है सर? बीओपी बेसिकली होता है जब हम दूसरे कंट्री से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो उसको जिस अकाउंट में मेंटेन किया जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे इंडिया से ट्रेड होता है यूके का, तो इंडिया से कुछ पैसा जाता है, यूके से कुछ पैसा आता है। अब ये जो अकाउंट मेंटेन होता है ना, इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसका भी एक चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट भी इकोनॉमी एज अ होल पे डिसाइड होता है, ये भी मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी है, ठीक है। माइक्रो में कभी भी एक्सचेंज रेट से उनको क्या फर्क पड़ता है? रिलायंस का कोई अपना करेंसी थोड़ी है जो एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ेगा, या रिलायंस मानते हैं कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो नहीं डिसाइड होगा ना। उससे कब डिसाइड होगा? जब पूरी कंट्री क्या एक्सपोर्ट कर रही है या पूरी कंट्री में क्या इंपोर्ट हो रहा है, इसका जब लेखा जोखा निकालेंगे तो पता चलेगा कि बीओपी कितना है, ठीक है। चलो, तो ये भी मैक्रो का है। क्या क्या है सर सिग्निफिकेंस? स्कोप, सॉरी स्कोप क्या क्या है? नेशनल इनकम निकालने में हेल्प करता है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, थ्योरी ऑफ मनी है। मेरे साथ साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। स्कोप क्या क्या है? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, नेशनल इनकम एस्टिमेशन, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, जनरल प्राइस लेवल, गवर्नमेंट बजट एंड एक्सचेंज रेट या फिर बीओपी, ठीक है। ये 6 हमने पढ़ लिए। अब आते हैं सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो का? क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, देखो ये जो है मैक्रो इकोनॉमी इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि इकोनॉमी का डिटेल डिस्क्रिप्शन यही देता है। देश का इनकम क्या चल रहा है,
अनएम्प्लॉयमेंट कितना है देश के अंदर, ठीक है, भूखमरी कितनी है देश के अंदर, पॉवर्टी कितनी है देश के अंदर, ये सब कैसे पता चलेगा? ये सारा मैक्रो से पता चलेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना 10 लोग एम्प्लॉयड हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, नेशनल इनकम कितना चल रहा है, गवर्नमेंट बजट क्या आया, ये सारा डिस्क्रिप्शन देता है। इसी के लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मुझे मेरी इनकम जाननी होगी तो आसान बात है, मैं अपनी इनकम जानता हूं, लेकिन पूरे देश की इनकम जाननी होगी तो मुझे मैक्रो इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमी के बेसिस पे ही रोड मैप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बन सकता है। अब जब मुझे यही नहीं पता होगा देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है तो मैं रोड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे कर पाऊंगा? जब मैंने डेटा निकाला पूरी कंट्री का, पता चला कि अच्छा 50% लोग बेरोजगार हैं, चलो कोई ऐसा प्लान निकालते हैं ताकि लोग को रोजगार मिले, तो हमने निकाल दिया मनरेगा, ठीक है। समझना बात को। तो रोड मैप जो तैयार होता है ना वो मैक्रो के बेसिस पे होता है, माइक्रो के बेसिस पे तो हो ही नहीं सकता है। माइक्रो के बेसिस पे तो देखा अच्छा रिलायंस में तो सभी लोग जॉब पे लगे हुए हैं तो यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, नहीं, देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं ये पता चलता है मैक्रो से, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो यही भाई साहब बताते हैं ना मैक्रो वाले, तो ये जो स्टेबिलिटी है ये भी कौन मेंटेन करेंगे? यही मेंटेन करेंगे, क्योंकि मैक्रो में ही पढ़ा जाता है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो स्टेबिलिटी भी तो यही मेंटेन करेंगे कि हाँ भैया ऐसा बीच में टिके रहो, ना ऊपर जाओ ज्यादा ना नीचे जाओ ज्यादा, ठीक है। बीओपी स्टेटस यानी अपनी कंट्री का बाहर की कंट्री से कितना ट्रेड हुआ है, ये भी मैक्रो का इंपॉर्टेंस है, वही बताता है ये चीजें, वरना कौन बताता हमें? माइक्रो बताता क्या? हम जा जाके पूछते रिलायंस तुमने कितना ट्रेड किया, अच्छा इतना किया, तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, नहीं पता कर सकते थे। तो इसी के लिए हमने क्या किया, बैलेंस मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी किया जिसमें हमें टोटल का पता चल जाता है, ठीक है। कैसे पता चलता है पढ़ेंगे चैप्टर में, टेंशन मत लेना, ठीक है। पॉवर्टी, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये सारा क्या है, इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें मैक्रो ही बताता है। अगर मैक्रो नहीं होता तो ना मुझे पॉवर्टी का पता चलता, ना मुझे एनवायरमेंट पॉल्यूशन का पता चलता, ठीक है। चलिए चल, ठीक है। अगला है पॉलिसी फॉर्मेशन। सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो हमेशा मैक्रो के बेसिस पे बनाया जाता है, माइक्रो के बेसिस पे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर दिया मैंने। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर? वैसे तो हमने चैप्टर ही खत्म कर दिया, वाह। हमने पढ़ा क्या, एक बारी करे फटाक से रिकैप। देखो, हाँ, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स पढ़ा हमने। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, एक चीज के लिए यानी माइक्रो पे जो चीज हेल्पफुल है वो मैक्रो पे जाके हेल बन जाता है, यानी नर्क बन जाता है। एक चीज के लिए जो बेनिफिशियल है दूसरी चीज के लिए डेंजरस है। जैसे सेविंग, सेविंग ही एक लौता एग्जाम्पल है और कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल बेचेगा बचाएगा तो प्रोस्पेरिटी ऐड करेगा, यानी कि उसको बाद में उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पूरी इकोनॉमी अगर पैसा बचाने लगेगी तो देश पॉवर्टी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा स्कोप ऑफ इकोनॉमी, इसका स्कोप क्या है, इसका रीच क्या है। तो हमने देखा नेशनल इनकम निकालने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, थ्योरी ऑफ मनी है, जनरल प्राइस लेवल है, रोल ऑफ गवर्नमेंट है, बीओपी है या एक्सचेंज रेट है, ठीक है। ये नीचे रहा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला है सिग्निफिकेंस, यानी इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इंपॉर्टेंस ये है, पहला ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी देता है, इकोनॉमी का डिटेल वर्जन यहीं से निकलता है। दूसरा क्या है, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन से रास्ते पे चलना चाहिए आपको, ये मैक्रो बताएगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में स्टेबिलिटी कौन बना के रखता है, मैक्रो। फिर बीओपी, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहां से निकलता है, मैक्रो इकोनॉमी ही बताता है हमें, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी, ये कहां से पता चलता है, ये हमें मैक्रो बताता है। मैक्रो ही तो स्टडी करेगा ना कि पूरे देश में कितनी भुखमरी है, पॉवर्टी है, कितना ज्यादा गरीबी है, कितना ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है पूरे कंट्री में, ठीक है। फिर उसी के बेसिस पे पॉलिसी फॉर्मेशन सरकार करती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। बिना इसके आप पॉलिसी फॉर्म नहीं कर सकते हो, बिना इसके आप प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी या इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को नहीं समझ सकते हो, बिना इसके आप बीओपी नहीं बना सकते हो, बिना इसके आप इकोनॉमिक स्टेबल नहीं कर सकते हो, ना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली यहां तक चीजें समझ में आई होगी। जो जो मैं पॉइंट बोलता हूं ना, पॉइंट को लिखने की और समझने की कोशिश जरूर करें और एक बारी बस जरूर खुद से रीड कर लेना। मैं सच बता रहा हूं, कोई आपके दिमाग से निकाल नहीं पाएगा इसको, ठीक है। चलिए आइए फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके।
अच्छा 5 ही क्वेश्चन है क्या? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसेप्ट विथ लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। हाँ सर, लेवल ऑफ आउटपुट की तो बात करता है ना, पढ़े थे ना फर्स्ट वीडियो में। जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल, हाँ बात करता है, सॉरी। जीडीपी ग्रोथ, हाँ सर जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो हमेशा मैक्रो इकोनॉमी है ना, नेशनल इनकम का टूल है ये। तो सर ये तो तीनों हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का आंसर क्या है? डी। सेकंड क्या है? स्टडी, अरे आंसर चीटिंग नहीं करना। स्टडी ऑफ जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल, किसका स्टडी है? जनरल प्राइस लेवल किसका है? मैक्रो। सोचना है क्या? तुरंत लगाना है। एग्रीगेट इज इन्वॉल्व इन, एग्रीगेट किसमें इन्वॉल्व होता है? ठीक है, याद है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पढ़ाया था। माइक्रो में क्या होता है? माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, यानी कम फर्क पड़ता है। मैक्रो में हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। ठीक है, तो ये क्या है? मैक्रो, ऑप्शन बी फिर से। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड, कौन कौन से इकोनॉमिक एजेंट्स हैं? ठीक है, जल्दी से। इकोनॉमिक एजेंट देखो, गवर्नमेंट है क्या? हाँ जी सर है। कंज्यूमर है क्या? हाँ सर है। प्रोड्यूसर है क्या? हाँ सर है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, खत्म कीजिए। ठीक है, चलो, अरे ऑप्शन नहीं, चीटिंग नहीं करना। 5th नंबर, होपफुली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द जनरल प्राइस एनालिसिस। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इसमें से जो कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से रिलेटेड है? जनरल इक्विलिब्रियम याद है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ाया था मैंने। ठीक है, देखो, इक्विलिब्रियम इन द मार्केट एज अ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं सर, जीपीएल में तो ऑल, सभी मार्केट का होता है ना। इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ ऑल मार्केट, तो गोल्ड ऑर्नामेंट का नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट ऑफ द इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गुड्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, नन ऑफ दिस। अरे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑल मार्केट इन द इकोनॉमी। ठीक है, ऑल मार्केट लिखा भी था अभी मैंने, ऑल मार्केट। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, सी एग्रीगेट इज इन्वॉल्व इन एग्रीगेशन। इसका थर्ड का आंसर आई थिंक सो कि गलत दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये हटा दो। एग्रीगेशन मैक्रो में इन्वॉल्व करता है, माइक्रो में कहाँ इन्वॉल्व करता है? ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नहीं, यहाँ हटा दो। माइक्रो मैक्रो होगा श्योर। ठीक है, टेंशन मत लेना, अपना सही है। अभी अभी ऊपर पढ़ा था सर, टेंशन क्यों लेना है? ठीक है, बी और डी। चलो, सारे आंसर सही हैं, होपफुली आपके सारे सही होंगे। थर्ड का यहाँ पे गलत मेंशन है, और ऐसा बहुत बारी बुक में आपको मिल जाएगा जहाँ पे आंसर गलत मेंशन होता है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना मैं। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डिटेल में उसको भी समझेंगे। तो बने रहिए इसी सीरीज में। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।